वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ओलंपियाड वाला, सबको पढ़ाने वाला, सब कुछ पढ़ाने वाला। और मैं आबिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। NSEJS सिलेबस 2024 के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पकड़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सिलेबस का पता होना। अगर आपको सिलेबस ही पता नहीं है तो फाइट कैसे शुरू करोगे, कैसे उसकी तैयारी शुरू करोगे बाबा। तो एरेना तो पता होना चाहिए कि किसके अंदर बात होने वाली है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। NSEJS का एग्जाम आप लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। NSEJS के बारे में पता तो हो कि क्या चीज़ है ये। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले कि ये IAPT जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो ये है, ये कंडक्ट कराती है इन सभी एग्जाम्स को। IAPT, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स। यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एक जूनियर साइंस, ये 9th-10th वालों के लिए है। इसके लिए भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। NSCJS के बारे में मैं खास तौर पे इस वीडियो में बात करूंगा। ये संडे को होने वाला है, कब? 24 नवंबर 2024 को होने वाला है। 2:30 से 4:30 के बीच में होने वाला है, ठीक है। कौन कंडक्ट कराता है इसको? इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर कंडक्ट कराता है इन एग्जाम्स को, ठीक है। ये स्टेज 1 है। NSCJS क्या है? स्टेज 1 है NSEJS। ये कौन है? स्टेज 1। स्टेज 1 एग्जाम है। एक ही बार एग्जाम की फीस ली जाती है 150 रुपया। स्टेज 1 है ये, ठीक है। 150 रुपये इसकी फीस है। 150 रुपया। कितना रुपया लेगा? 150 रुपया लेगा। 150 रुपये में आप NSCJS का एग्जाम लिखोगे। अगर यहाँ क्लियर हो जाते हो तो आप जाओगे इंडियन IJSO, इंडियन जूनियर साइंस ओलंपियाड, ये है स्टेज 2। और यहाँ क्लियर हो जाते हैं तो आगे जाते हैं, ठीक है। वो स्टेज 3 है और उसके बाद एक स्टेज 4 है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये सब 150 रुपये के अंदर ही है, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो जाते हैं 300 बच्चे, और 300 बच्चों में ये एग्ज़ाम होता है। यहाँ से क्लियर होके 35 बच्चे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक 6 बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होते हैं स्टेज 3 में। और फिर यहाँ स्टेज 4 में इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के लिए जाते हैं बच्चे, ठीक है। ये इस एग्ज़ाम का नाम है OCSE, और ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन एग्जाम, ठीक है, OCSE, ठीक है। तो ये अलग बात है, ये स्टेज 1 एग्जाम है NSCJS। फिलहाल हम इसको फोकस करने वाले हैं, ठीक है। 150 रुपये में ये सब, अगर आप यहाँ क्लियर हो गए तो यहाँ 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 तक जाते जाओगे। 150 रुपये में कोई एक्स्ट्रा फीस आपसे नहीं ली जाने वाली है। हाँ, 1 अगस्त 2024 से लेकर 20 अगस्त 2024, 1 से 20 अगस्त के बीच में जो स्कूल्स अपने आप को NSCJS का सेंटर बनाने चाहते हैं, रिकग्नाइज्ड सेंटर्स होने चाहिए CBSE के। और ये लिखा है यहाँ पर जूनियर कॉलेजेस एंड कॉलेजेस, ठीक है। तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट एनरोलमेंट कब से शुरू हो रहा है? 21 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक 2024 में। 21 अगस्त से 24 सितंबर तक ये एग्ज़ाम का फॉर्म आप फिल कर पाओगे। ये बच्चों के लिए है। कहाँ पर मिलेगी आपको इन्फॉर्मेशन? IAPT.org.in पे मिलेगी आपको ये वाली इंफॉर्मेशन, वहीं से उठाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बस इतना है कि आप 8वीं 9वीं 10वीं में होने चाहिए, और 1 जनवरी 2010 से लेकर कहीं अगर आप 31 दिसंबर 2011 के बीच में अगर आप कहीं पैदा हुए हैं, ठीक है, इसके बीच में कहीं आपका धरती पे आगमन हुआ है, तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को लिख सकते हो, ठीक है। डेफिनेटली आप इस एग्जाम को लिख सकते हो। 8वीं 9वीं 10वीं में होना चाहिए, और आपकी बर्थ डेट कहीं इसके बीच में होनी चाहिए। तो समझ गए क्या? ठीक है। ये कुछ नंबर्स हैं, ये IAPT की साइट के ही नंबर्स हैं। अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं, डायरेक्ट आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्लास 10th CBSE इंडिया, यहाँ तक की बात करते हैं। लेकिन कभी कभी इसके अंदर 11th-12th के कॉन्सेप्ट भी टच हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभी यहाँ पर 11th-12th के कॉन्सेप्ट भी टच हो जाते हैं, तो पढ़ाया जाता है बढ़िया तरीके से कि बच्चा भले ही 8 9 10th में हो, एग्जाम अटेम्प्ट करके आए, बढ़िया मार्क्स लेके आए, सेलेक्ट हो। और ये बहुत मतलब प्रेस्टिजियस एग्जाम है, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्जाम। छोटी क्लास में होने पर ही अगर आपको कोई एक ऐसा अचीवमेंट चाहिए कि जिसके बारे में लोग बातें करें, मतलब अगर आप यहाँ से क्रैक करके यहाँ तक पहुँच जाते हो ना, जो स्टेज 4 है, तो
आपके लिए नीट रैंक 1, जेई रैंक 1 भी सीट छोड़ सकता है। आप हल्के में ना लेना इस एग्जाम को। अगर आप लास्ट तक पहुंच जाते हो, उन 6 बच्चों में आ जाते हो, तो कमाल की बात है ये अपने आप में। खैर, तो मैं ज़्यादा बकवास ना करते हुए सिलेबस को डिस्कस करूंगा। सिलेबस में यहाँ पर मैटर, नेचर एंड बिहेवियर के बारे में बात हो रही है। ये केमिस्ट्री से जुड़ी टॉपिक है ये। ठीक है, यहाँ पर ये मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बाबा ये एक आउटलाइन है जो ड्रॉ की गई है, जिसके अंदर अंदर आप सीमित रह सकते हो, लेकिन इसके अंदर डिटेल में पढ़ना होता है आपको। 11th 12th का भी थोड़ा सा टच लेना होता है। वो कितना लेना होता है, वो टीचर्स हमारे एकदम एक नंबर टीचर हैं, शानदार टीचर, जो इस बात को बहुत खूबसूरती से हैंडल करते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, केमिस्ट्री की सब बातें चल रही हैं यहाँ पर। डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, फ्रीजिंग, एवापोरेशन, ये सब कंडेंसेशन, ये कहाँ पे आया। मैटर, नेचर एंड बिहेवियर एक यूनिट है, उसके अंदर ये एक कलेक्शन ऑफ टॉपिक्स है जो एक रीजन के हैं। फिर यहाँ पर किसकी बात हो रही है, नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर, हेटेरोजेनस एंड होमोजेनियस मिक्सचर्स, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन, सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सेपरेशंस ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। ठीक है, ये एक कैटेगरी हो गई। यूनिट के अंदर ये 2 कैटेगरी डिफाइन की गई हैं। अभी यूनिट के अंदर और भी है, पार्टिकल नेचर, बेसिक यूनिट, एटम्स एंड न्यूक्लियाई को अच्छे से, एटम्स को डिस्कस किया जाएगा, न्यूक्लियाई को नहीं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को। और ये कुछ लॉज हैं जो यहाँ पर एटॉमिक जो रिएक्शंस होती हैं केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वहाँ पर कुछ लॉज फॉलो होते हैं, तो उनका डिस्कशन है यहाँ पर। एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मासेस, मोल कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये केमिस्ट्री वाले जो सर आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो भी बताएंगे आपको कि ये तो कर ही नहीं ही है, मतलब अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट ये तो कर ही लो, आप कट ऑफ तो क्लियर कर ही जाओगे। मस्ट डू टॉपिक की एक वीडियो केमिस्ट्री के सर लेकर आएंगे आपके लिए, शानदार वीडियो है, ज़रूर देखना आप उस वीडियो को। रिलेशनशिप ऑफ मोल टू मास ऑफ द पार्टिकल्स एंड नंबर्स। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वैलेंसी, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, आइसोटोप एंड आइसोबार्स, ये सब एटम से रिलेटेड ही बातें चल रही हैं। पीरियोडिक टेबल भी कहीं यहीं पर पिक्चर में आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर। यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं वो बताया जाएगा, केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक है, और इक्वेशन कितने तरह की होती हैं, एंडो, एक्सो वगैरह वगैरह, बहुत सारी केमिस्ट्री वाले सर ही आपको बताएंगे। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं, ये सब डिकम्पोज लिखी हैं यहाँ पे, इन सब के बारे में एक डिटेल्ड स्टडी। ठीक है, फिर एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, जिससे बहुत सवाल आते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि केमिस्ट्री वाले सर आपके लिए मस्ट डू टॉपिक की वीडियो लेके आएंगे, वहाँ पे वो बताएंगे भी ये एनालिसिस कि पुराने कितने सालों में कहाँ कहाँ कितने कितने टॉपिक से सवाल आए हैं, तो आपको उनके बेसिस पे एनालिसिस क्या रखना चाहिए। ठीक है, अब वो अपना आइडिया आपको देंगे। ठीक है, ये बात हो जाने के बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज, ये मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स, आप चाहो तो पॉज करके पढ़ लो, कार्बन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़ा हिस्सा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आता ही आता है। ठीक है, कार्बन से जुड़ा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक जो आइडिया है वो यहाँ से लगता है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक जो एक पीरियोडिक टेबल है वो कैसे बनी है, क्या हुआ है, इसका आइडिया यहाँ पर है। कितने कितने लॉज आए, ऑक्टेव्स, मैंडलीव्स, लॉज, ट्राइड्स, वो सब यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं कि पीरियोडिक टेबल बनी कैसे। ठीक है, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ थी जो हमने एक ऑब्जर्व किए, पीरियड्स, ग्रुप्स कैसे कैसे क्लब किए गए, जो आपको आज पीरियोडिक टेबल दिखती है क्या वही टेबल थी जो शुरुआत में बनी, या कुछ हिस्ट्री है उसकी, कैसे कहाँ तक पहुँची, ये सब डिस्कशन यहाँ पर होता है। ठीक है, उसके बाद आती है बायो वाली कुछ बात, सेल, ये लाइफ, मुझे तो सिर्फ एक ही लाइन याद है, बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, द फंडामेंट, कुछ ऐसा एक लाइन है, वो सेल है। ठीक है, आप बायो वाले सर आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे मस्ट डू टॉपिक्स की, उसमें आपको पता लगेगा कि पुराने सालों में कहाँ कहाँ से बायो में सवाल आए हैं और कौन से टॉपिक हैं जो आपको मस्ट डू हैं, मतलब करके ही जाने हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो वो कर लो, कुछ भी नहीं अभी तक किया तो वो कर लो, तो आपकी कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये सेल से जुड़ी जितनी चीज़ें हैं यहाँ पर आप पॉज करके पढ़ सकते हो। मुझे माइटोकॉन्ड्रिया याद है, पावर हाउस ऑफ द सेल, गोल्गी अपरेटस, ये सब। ठीक है,
टिश्यू के बारे में यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है सिलेबस में। और क्या है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यहाँ पर आप बॉटनी के बारे में थोड़ी सी बात करोगे, प्लांट्स वगैरह के बारे में थोड़ी बात हो रही है। मेरे अगर शब्द थोड़े इधर उधर हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, बायो मेरी स्ट्रीम नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा हाथ आजमा रहा हूँ। बायो वाले सर आपके लिए एक बढ़िया वीडियो लेकर आ रहे हैं, ठीक है, मस्ट डू टॉपिक्स की। हेल्थ एंड डिजीज़, ये हेल्थ एंड डिजीज़, हेल्थ एंड डिजीज़ एंड हेल्थ एंड डिजीज़, ठीक है, मैं कुछ भी कहना सही नहीं समझूंगा क्योंकि ये बात हो रही है बायो की, ठीक है। लाइफ प्रोसेस, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, मुझे सिर्फ इतना याद है। और इसके अंदर सर ने, जो हमारे सर हैं, उन्होंने करीब 40 लेक्चर्स लिए हैं, थॉरोली चीज़ें कवर कर दी हैं, आपको कुछ भी और इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सब पढ़ा है लाइफ प्रोसेस में, 40 लेक्चर्स अगर आप देख लोगे आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिप्रोडक्शन 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 आप बेहतर जानते हो। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ये एक अच्छा टॉपिक है, आपको इसके ऊपर सवाल देखने के लिए मिलते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना ही कहूँगा बस। अभी आता है अपन का सब्जेक्ट भैया, मोशन, फोर्स एंड वर्क। अभी मुझे इधर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मोशन में काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स में हमने बढ़िया डिस्कशन किया है। और जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसके सवाल क्या क्या बनते हैं, फिर 1D से 2D में, वो सब डिस्कशन यहाँ पर है। ये एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये 2D में चला जाता है। यहाँ पर उसने सिलेबस में भले ही मेंशन ना किया हो कि प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर भी सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि वो भी 2D का ही मोशन है। तो ये सब पढ़ाया गया है। फोर्स, लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे, फोर्स कितने तरह की होती है, और एफ नेट इक्वल टू एम ए के ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशंस हमने करी हैं, ठीक है। ये सब तो यहाँ पर एक नाम लिख दिया उन्होंने, लेकिन अपने आप में ये बहुत डेप्थ में डिस्कस किए गए हैं। मास, मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, तो ये जो फोर्स एंड एक्सेलरेशन है, ये एफ नेट इक्वल टू एम ए, एफ नेट इक्वल टू एम ए, ये अपने आप में संसार है, ठीक है। फॉर्मूला देखने में एक है लेकिन इसके एप्लीकेशंस अपार हैं, अनंत हैं भाई, ख़त्म ही नहीं होती। मतलब ज़रा सा एंगल चेंज करो, ज़रा सा एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट इधर उधर कर दो तो कहानी बदल जाती है। लेकिन अगर आपको फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो इतनी ही बात है, एफ नेट इक्वल टू एम ए, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट बात कर रहे हैं ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन, और ये दोनों ही टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। मैंने मस्ट डू टॉपिक की वीडियो बना दी है, वो आपको मिल जाएगी इस वीडियो के बाद। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में पहला है मेरा यहाँ से, सेकंड मैं इसको इंपॉर्टेंट कहूँगा, थर्ड इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में सवाल आए हैं लेकिन और टॉपिक से थोड़ा कम आए हैं, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे मैं इसको भी रखना चाहूँगा। ये पूरा एक ही है, ग्रेविटेशन और फ्लोटेशन। यहाँ पर बॉयंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयंसी के ऊपर भर के सवाल हैं, बढ़िया सवाल हैं। IJSO तक में इसके ऊपर एक सवाल आया था पिछली बार, बढ़िया सवाल था, फंडामेंटल सवाल था, सिर्फ थिंकिंग IQ थोड़ा सा चाहिए, मतलब थोड़ा सा अगर आपको सोचना आता है कॉन्सेप्ट के बारे में तो आप सवाल कर ले जाओगे, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर स्लाइड है हमारे पास जिसके अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ वो जा रहा है। यहाँ पर आपको वो करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ के बारे में ओम्स लॉ पढ़ाया जाएगा और उसकी एप्लीकेशन क्या क्या होती हैं वो पढ़ाई जाएंगी। इलेक्ट्रिकल पावर, रेजिस्टेंस, ये सब डिस्कस होगा यहाँ पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है, यहाँ पर ये सिखाया जाएगा कि करंट की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, करंट की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं क्या क्या होती हैं, इनके ऊपर सवाल आए हैं। उसी के साथ इसने यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी जोड़ा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेट की हेल्प से करंट कैसे जनरेट होगा, उसके ऊपर भी सवाल देखने के लिए मिलते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि और टॉपिक से कंपैरिजन इसके सवाल थोड़े कम हैं, तो आप इसको लास्ट में रख सकते हो। लेकिन ये इफेक्ट्स ऑफ करंट, मोशन और वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उसको आप हल्के में नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट ये लाइट, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप मतलब जितने स्टार लगा दो उतने कम है। इससे 3-4 सवाल आपको देखने के लिए मिल ही सकते हैं, 3-4 सॉरी, मतलब 15 to 20% ये अकेला खा जाएगा, ठीक है। सवालों में 3-4 सवाल आप मान सकते हो, 3 सवाल, हाँ मान सकते हो बिल्कुल। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पर ही यहाँ डिस्कशन है, लेकिन इसमें भी आप बढ़िया लेवल के सवाल, बढ़िया लेवल मतलब वो क्लास में जो डिस्कशन होता है ना कि ये टॉपिक से ये लेंस फॉर्मूला हुआ, कैसे वो सवाल को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर सकता है, थोड़ा सा। अगर डिफ़िकल्ट लेवल की भी बात करें, मैंने इसके ऊपर भी बात की है मस्ट डू टॉपिक में कि डिफ़िकल्टी लेवल कितना रखा गया है। तो अगर 20 सवाल आते हैं आपके तो 3 से 4 सवाल होते हैं इजी,
3 से 4 सवाल क्या होते हैं, इजी। अब 12 से 13 सवाल क्या होंगे आपके, मीडियम लेवल के होते हैं, कि आपको अगर पता है तो आप टिक कर ले जाओगे। सिर्फ 3 से 4 सवाल ही जो हैं वो डिफ़िकल्ट डाले जाते हैं, तो हमें इनको देखना भी नहीं है जो डिफ़िकल्ट डाले जाएंगे। अगर हम इतना भी कर जाएं तो अपना पार लग जाएगा, उस पार 300 पार चले जाएंगे, 300 के अंदर आ जाएंगे, आई एम सॉरी, 300 के अंदर आप आ जाएंगे, ठीक है। तो फिज़िक्स का ये सिलेबस था भाई, और कुछ खास है नहीं मेरे पास इसमें। एक और है यहाँ पर, फंक्शनिंग ऑफ लेंस, ये भी लाइट का ही पार्ट है। ये स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिक एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, मिरर मिरर का और लेंस का कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है, तो इस तरह के सवाल भी आपको मिलेंगे। प्रिज्म डिस्पर्जन, ये आपको देखने के लिए मिलेगा, ये रिफ्रैक्शन के अंदर ही आता है, ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। लाइट चैप्टर को तो आप बिल्कुल हल्के में ले ही नहीं सकते भाई, ठीक है। अगर आपने इसको हल्के में लिया तो बस एग्जाम हल्के में चला जाएगा। यहाँ पे बायो का पोर्शन 8वें नंबर पे जो यूनिट रखी हुई है उन्होंने, ये फिर से बायो की ही बात है। यहाँ पर अर एनवायरनमेंट, यहाँ पर आप एनवायरनमेंट को डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है या नहीं है ये बायो वाले सर आपको बताएंगे, एनालिसिस लेकर आएंगे आपके सामने। बायो, जियो केमिकल साइकिल्स इन नेचर, वाटर, ऑक्सीजन एंड कार्बन, नाइट्रोजन। आप पॉज करके सिलेबस को देख सकते हो, ये है सिलेबस, ठीक है। ये नेचुरल रिसोर्सेज, ये आप थोड़ा सा फिजिक्स में ही डिस्कस कर लोगे हमारे साथ। इसके अंदर ऐसा है कि जो रिसोर्सेज हैं एनर्जी की, वो कौन कौन सी हैं और कौन सी कितनी एफिशिएंट है, और हम किन को सपोर्ट करते हैं, कौन सी इकोनॉमिक है यूज़ करना, इन सब के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ इसके अंदर आपको फिजिक्स और बायो मिक्स दिख जाएगी, ठीक है। ये वाली थोड़ी मैं डिस्कस कर लूँगा, और अगर बायो वाले सर ने चाहा तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ये लेकिन बायो का ही पोर्शन है यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा सा बायो का पोर्शन है, तो ये थोड़ा सा मिक्स है। अगर मैं भी पढ़ाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मास्टर बायो पढ़ा रहा है, ठीक है। ये इतनी बातें हैं। और सिलेबस में हमारे पास क्या बचता है, हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज, ये वाला हो गया, ओके। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये आप पॉज करके पढ़ सकते हो। ये थोड़ा सा ऐसा है कि जनरल नॉलेज का है, लगेगा आपको, पॉज करके आप पढ़ सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या है। फूड प्रोडक्शन, ये आपका सोली बायो का ही टॉपिक है, प्लांट्स एनिमल्स ब्रीडिंग, ये सब, ठीक है। पॉज करके आप पढ़ सकते हो। तो ये था सिलेबस। मैथ्स हमारी हटा दी गई है, मैथ्स से अब बातें नहीं होते, बातें नहीं होती। 60 सवाल आते हैं, 20 फिजिक्स में, 20 बायो में, और 20 केमिस्ट्री में। ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं 20-20। पहले यहाँ पर मैथ्स भी होती थी, तो ऐसा 20 सवाल उसके भी ऐड हो जाते थे, ठीक है। तो 216 नंबर का ये एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। मार्किंग स्कीम मैंने बता दी, जो मस्ट डू टॉपिक्स हैं वहाँ पे मार्किंग स्कीम भी बताई है। उस वीडियो को आप बिल्कुल हल्के में मत लेना। ये सिलेबस वाली वीडियो आपने देख ली, अब मस्ट डू टॉपिक्स आप फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायो की देखो, और फास्ट पेस पे अपनी तैयारी शुरू करो। एग्ज़ाम बहुत पास है बाबा। एक बार अगर आपने एग्ज़ाम ये क्लियर कर लिया बाबा, आपका कॉन्फिडेंस जो होगा ना 7वें आसमान पे होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑलराइटी देन, सी यू सून, बो बॉय, एंजॉय।